नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर उन्नाव से है। उन्नाव में सीएम योगी के निर्देशन पर जिला प्रशासन हुआ एक्टिव। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को एएसपी एसडीएम सीओ ने बांगरमऊ पुलिस के साथ किया गश्त और चिन्हित स्थानों पर रेडियम लगवाए गए और साथ ही हाईवे और एक्सप्रेसवे के खड़ी गाड़ियों को हटवाया गया। पार्किंग लेन के अलावा कहीं भी गाड़ियां खड़ी मिलने पर वाहन चालकों को दी गई है हिदायत और साथ ही एक्सप्रेसवे पुलिस पेट्रोलिंग और बढ़ाने के दिए गए निर्देश। एएसपी साउथ और एसडीएम बांगरमऊ सीओ बांगरमऊ के पुलिस बल के साथ किया एक्सप्रेसवे पर भ्रमण। उनके रोकथाम के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हाँ, देखिए, ये अभी हम लोग इस समय आगरा एक्सप्रेसवे पे ही हैं। एडिशनल साहब हैं और एसडीएम साहब हैं और मैं हूँ। ये यहाँ पे और फोर्स के साथ यहाँ पे भ्रमण किया जा रहा है। ये एक्सीडेंट को और कोहरे को देखते हुए हम लोग जितना भी हाईवे है हमारे उन्नाव क्षेत्र में पड़ता है, उस पर मैक्सिमम जगह पर रिफ्लेक्टर लगाया जा रहा है ऊंचे ऊंचे, जिससे कि कम से कम उसकी रेड लाइट और ग्रीन लाइट जलती रहे। और जितने टोल हैं, जैसे एक बांगरमऊ में है, एक औराज क्षेत्र में है। अक्सर साथ ये भी देखने को मिलता है कि जो गाड़ियां खड़ी कर देते हैं रोड के किनारे, उसके लिए क्या करना है? नहीं, इसके लिए मेरी 100 डायल की गाड़ियां हैं। इस पे 3 गाड़ी 100 डायल की चलती है और उसके बाद थाना स्तर से भी 1-1 सेकेंड मोबाइल चल रही है। एक भी गाड़ी इस पे खड़ी नहीं होने दिया जाएगा 24 घंटे। ये बताएं सर, अभी ये जो पिछले 2-3 दिनों में कुछ एक्सीडेंट की घटनाएं हुई हैं। खबर चंदौली से है, जहां चंदौली में सदर कोतवाली के घेराव और उपद्रव के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्य महिला आयोग की सदस्य ने भ्रमण के दौरान केजी नंदा अस्पताल से जुड़े विवाद के बाद यह घटना हुई थी और पुलिस ने इस मामले में डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी सहित 14 लोगों को नामजद गिरफ्तार किया और साथ ही जबकि करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि थाना परिसर में नारेबाजी, धक्का मुक्की और सरकारी कार्य में बाधा डाली गई है। इस घटना के कारण सदर कोतवाली का कामकाज लगभग 3 घंटे तक प्रभावित रहा। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 186, 147, 353, 504, 427, 333 और 7 सीएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक एसपी आदित्य लांगंग खबर मुरादाबाद से है, जहां मुरादाबाद के भगतपुर ब्लॉक के रानी नागल गांव से मिली सूचना के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। गांव में रह रहे 92 संदिग्ध मतदाताओं के रोहिंग्या होने की जानकारी सामने आई। मामले की शिकायत गांव के पूर्व प्रधान सईदुल हसन ने जिला प्रशासन से की, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया और साथ ही शिकायत के बाद जिलाधिकारी मुरादाबाद अनुज सिंह ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम सदर को जांच सौंपी है। जानकारी के मुताबिक ये सभी संदिग्ध लोग पिछले काफी समय से गाँव में घूमतू जाति के रूप में घूम रहे हैं और साथ ही लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनके नाम पहले से ही विधानसभा की वोटर लिस्ट में दर्ज पाए गए हैं। पूर्व प्रधान की शिकायत के आधार पर जब एसआईआर और मैपिंग प्रक्रिया के दौरान इन लोगों के दस्तावेज की पड़ताल की गई तो सामने आया कि इनमें से 10 लोगों ने अपने पते के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही एक अन्य जनपद के पूर्व निवासी होने की जानकारी दी है, जिससे संदेह और गहरा गया। इस संबंध में ग्राम पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है। इसी दौरान यह पूरा मामला उजागर हुआ है, जिससे ग्रामीणों में रोष और चिंता का माहौल है। हम लोग काफी समय से प्रशासन से शिकायत कर रहे थे, ये लोग जहां से आए हैं इनको कागज सही नहीं है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। गांव के भविष्य और साथ ही चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और संदिग्ध मतदाताओं के दस्तावेजों, पहचान पत्र और मूल निवास पत्रों की गहन जांच जारी है और साथ ही शिकायत प्राप्त हुई है कि एसडीएम सदर को जांच सौंपी गई है। सभी संदिग्ध मतदाताओं के दस्तावेज और निवास की जांच कराई जाएगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर नियम अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले को संवेदनशीलता से मानते हुए सतर्कता के साथ जांच में जुटा है। शिकायतकर्ता का भाई हूँ। ये करीब 5-6 साल से रह रहे हैं और इन्होंने शिकायत पत्र हम देते रहे हैं इसके। इन्होंने जो है फर्जी तौर पर प्रधान नवाब अली ने बोर्ड बनवा दिए हैं और इनके जो है बहुत
हमदर्दी कर रहा है और हमने कई शिकायतें दर्ज डाली हैं। हमारी पहले 5 साल से हम डालते चले आ रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितने लोग हैं ये कम से कम 95-96 लोग हैं। किस तरीके की मांग करना चाहिए? इनके जो फर्जी वो बनवाए गए हैं डॉक्यूमेंट्स, इनकी जांच होनी चाहिए और हम इसी यही चाहते हैं कि इनकी जांच हो और निष्पक्ष तरीके से देखी जाए। कितने सालों से ये गांव के अंदर रह रहे हैं? ये 5-6 साल से रह रहे हैं। ये तो आते जाते रहे, कुछ 3 साल से आए हैं। रोहिंग्या लोग हैं ये साहब, घुसपैठिया। आए दिन जो मांगना जाते हैं कि जबरदस्ती करते हैं, झगड़े भी करते हैं। इनसे साहब बहुत परेशान हैं गांव वाले भी और ये अपने वोटों की खातिर इन्हें बसा रखा है। अच्छा, कोई जांच करने अधिकारी अभी तक आया? पुलिस टीम आई थी साहब और तहसीलदार साहब आए थे। उन्होंने क्या लिखा ये हमें कोई पता नहीं चला। आपकी क्या मुख्य मांग रहेगी? हमारी मुख्य मांग यह है जो कि इनके आईडी बनवाई गई हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। किधर रह रहे हैं? जी, मेरा नाम शाहिद अली है। मैं गांव निवासी रानीनागल का रहने वाला हूँ। किसमें लगाई थी? और ये कुछ रोहिंग्या हैं, कुछ बाहर के जो शरणार्थी लोग हैं जो हमारे ग्राम प्रधान ने यहाँ पे बसा रखे हैं। अब इन्होंने अपनी आईडी पे इनके वो बनवा दिया आईडी यहाँ पर और इन्हें सॉर्डर दे दी गया। कौन कौन से आधार कार्ड बनवाए हैं या राशन कार्ड, क्या क्या बनवाए? आधार कार्ड, राशन कार्ड और इनके पैन कार्ड तक के बन गए हैं। अब ये पता नहीं किस तरीके से बनवा दिए, फर्जी तरीके से बनवाए, कैसे बनवाए हैं। अब वो तो नहीं पता होगा किस तरीके से बनवा लिए उन लोगों ने। हमने इस चीज़ की शिकायत भी करी, शिकायत भी करी। अभी हमें इस शिकायत का कोई निर्णय नहीं लिया, निर्णय नहीं मिला। कहाँ की? शिकायत हमने करी है जिला अधिकारी के, एसएसपी साहब के और उप जिला अधिकारी। शिकायत में क्या क्या लिखा है आप लोगों ने? हमने शिकायत में लिखा है सर कि इनकी आईडियो की जांच हो और इनके किस तरीके से इनके बोर्ड बना दिए गए हैं। अब मामला के एसआईआर का आ गया है, इस पर एसआईआर के मामले में देख कर कैसा होना है। 2003 का इनमें अगर बोर्ड नाम है इनके तो इनके बना दिया जाए, नहीं है तो इनके नहीं बने। बस ये गांव में मारपीट भी करते हैं, लोगों पे फर्जी मुकदमे भी लिखवाते हैं? हाँ सर, ऐसा है। पीछे भी होगा तो 7 लोगों पर हमारा मुकदमा है इन पे, आज भी चल रहा है मुकदमा। परेशान है इन लोगों से, मांगने खाने वाले आदमी हैं। अगर इन्हें कहीं रास्ते में कोई जा रहा है, कहीं कोई सा आ रहा है तो उसे लूट लेते हैं और घरों की जांच कर लेते हैं कि किस घर में कितना माल है, उसे लूट लेते हैं, चोरी भी कर लेते हैं सर। अच्छा, जो नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम है। कहाँ के निवासी? मैं ग्राम रानीनागल का रहने वाला हूँ। ये जो हमारे गांव में रोहिंग्या बांग्लादेशी बसे हुए हैं, ये आए दिन झगड़ा करते हैं और छेड़छाड़ के मुकदमे भी लगवा देते हैं गांव वालों पर। और इनको हमारे जो गांव के प्रधान हैं उन्होंने इनको कॉलोनी भी दे रखी है जो सरकारी आवास है। इनके नाम में ज़मीन भी नहीं है। इस पे भी मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि संज्ञान में लें। और ये 2021 में भी इन्होंने इसकी लगाई थी एप्लीकेशन, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। अब फिर ये अब जो एसआईआर का जो मामला चल रहा है, सोचा कि देखते हैं इसमें कभी कोई सुनवाई हो जाए। तो आए थे जिला अधिकारी, इसमें वो लिख कर लेकर गए हैं जज। अब देखो क्या होता है। इन्हें शरण जो दी है वो किसने दी है गांव के? जी, कौन दे सकता है? जो गांव का प्रधान वही दे सकता है, बाकी तो और कौन दे सकता है? किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं है। अच्छा, शिकायत काफ़ी दिन पहले दी थी, संज्ञान अब हुआ है, ऐसा क्यों? अब ये हम क्या कह सकते हैं, ये तो जांच का विषय है, ये अधिकारियों का अपना एक वो होता है। हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना, हमारा काम है शिकायत देने का। शिकायत कहाँ कहाँ दी थी आप लोगों ने? ये तो कहाँ दी इनको मालूम है, ये इनको मालूम है। अच्छा, आपकी मुख्य मांग क्या रहेगी गांव में जिस तरीके से ये रह रहे हैं? हमारी मुख्य मांग ये है कि इन लोगों को जो है हमारे गांव से मतलब बाहर किया जाए। हमारी मांग यही है, क्योंकि इनसे हमारे गांव को बहुत नुकसान है। मुस्लिम आबादी से ये मांगने वाले हैं, सब इस तरह से ही बाहर के लोग हैं, लूट खसोट करने वाले हैं। इनका देख लो मुकदमे थाने में आप जाकर देख लो, आए दिन इनके मुकदमे आते जाते रहते हैं, आए दिन पुलिस आती जाती रहती है।
का काम चल रहा है। कई जगह कई डिस्ट्रिक्ट्स में रोहिंग्यास का एनवायरनमेंट यहाँ पे मिला है। तो यहाँ भी जो SI का डिजिटाइजेशन हुआ है, कुछ किस तरीके की एक्टिविटीज यहाँ पे नजर आई है और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरीके का एक्शन हो रहा है? देखिए, हम लोगों के यहाँ पे जब पंचायत चुनाव से संबंधित जो वोटर लिस्ट का काम चल रहा था, तो उस समय एक गांव के जो पूर्व प्रधान थे, उन्होंने एक शिकायत करी कि उनके गांव में कतिपय ऐसे लोग हैं जिनके बारे में गांव के लोग नहीं जानते, वो कहीं बाहर से आए हुए हैं और उनका नाम हटाया जाए, इस प्रकार की उन्होंने शिकायत करी। और उसी शिकायत में उन्होंने ये बताया कि ये व्यक्ति संभवतः रोहिंग्या हैं। इसी के दौरान जब हम लोगों ने, चूंकि SIR का भी काम चल रहा था, तो हम लोगों ने जब ये चेक किया कि क्या इनके नाम 2025 के वोटर लिस्ट में है अथवा नहीं, तो हमने ये पाया कि इनके नाम वोटर लिस्ट में थे और इन्हें इन्यूमरेशन फॉर्म भी प्राप्त हुए थे। तो हम लोगों ने तत्काल इसकी जांच शुरू की और लगभग 10 लोगों ने अपने इन्यूमरेशन फॉर्म भर के भी लौटाए थे, जो किसी अन्य जो जनपद है उसके किसी व्यक्ति से उसकी मैपिंग भी कर रखी थी। हम लोग इसकी विस्तृत जांच करवा रहे हैं और पूरे प्रकरण को हम लोगों ने जो एक्सटर्नल एजेंसी है और पुलिस दोनों को रेफर किया है और इसकी बृहद जांच। खबर बहराइच से है, जहां बहराइच कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने का मामला। बहराइच पहुंचे कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को दी गई सलामी दे फरसे। आपको बता दें, ACP RN सिंह, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने खड़े किए सवाल। कथावाचक को सलामी दिए जाने को बताया असंवैधानिक। इस मामले पर यूपी पुलिस DGP ने लिया संज्ञान। बहराइच पुलिस अधीक्षक RN सिंह ने मांगा गया स्पष्टीकरण और साथ ही वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बहराइच पुलिस लाइन का पूरा मामला। खबर चंदौली से है, जहां KG नंदा हॉस्पिटल के डायरेक्टर आनंद तिवारी समेत समर्थकों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। 13 नामजद व 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस के साथ धक्का मुक्की, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना और मुकदमा दर्ज हुआ है। और 2 दिन पहले महिला आयोग की सदस्य सुनीता श्रीवास्तव आई थी चंदौली। महिला आयोग के सदस्य के द्वारा KG नंदा हॉस्पिटल का किया गया निरीक्षण के दौरान KG नंदा हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने लगाया था बदसलूकी का आरोप। KG नंदा हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने अपने 150 समर्थकों के साथ कोतवाली में काटा था बवाल। महिला आयोग के सदस्य के ऊपर मुकदमा दर्ज कर उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में जंगली जानवरों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला कतरनिया घाट के सुजौली रेंज का है, जहां पर एक 7 वर्षीय बालिका अपने आंगन में खेल रही थी। उस पर अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया और बच्ची की चीख पुकार सुनकर मौजूद परिजन दौड़े। इस दौरान गांव के ही अमजद ने अपनी जान पर खेलकर बालिका को तेंदुए के जबड़े से खींच लिया। इसके बाद लोग बालिका को इलाज के लिए सुजौली PHC ले गए, लेकिन तब तक बालिका की मौत हो चुकी थी। सूचना पाकर मौके पर सुजौली पुलिस पहुंची और पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी है। पूरा मामला सुजौली रेंज के अयोध्या तुरवा गांव
का है, जहां पर मुनव्वर की 7 वर्षीय मासूम बच्ची आलमीन अपने आंगन में खेल रही थी। इसी दौरान घात लगाकर बैठे एक तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया और बालिका को अपने जबड़े में फंसा लिया और ले जाने लगा। इसी दौरान पास में ही रह रहे मौजूद बालिका के पिता मुनव्वर दौड़े और पास में ही मौजूद अमजद ने भी अपनी जान पर खेलते हुए बालिका को बचाने की कोशिश की। तेंदुए के जबड़े से बालिका को खींच लिया। तेंदुए के हमले में बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई है। परिजन तुरंत उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां पर पहुंचते तक बालिका की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद परिजनों में हाहाकार मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची सुजौली पुलिस पहुंची और बालिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि तेंदुए के हमले में गांव में लगातार बढ़ते जा रहे और इससे पहले भी तेंदुए ने गांव में ही मौजूद कई बच्चों का अपना निशाना बनाया था। वन विभाग के द्वारा लगाए गए पिंजरे में कई तेंदुए भी कैद हुए हैं, लेकिन तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। मौके पर पहुंचे प्रधान सुजौली राजेश गुप्ता ने पीड़ित परिवार को 2000 की मदद की है और वन विभाग के द्वारा 5000 की आर्थिक सहायता दी गई है। क्या नाम है आपका? मुनव्वर। कहाँ रहते हैं? अयोध्यापुरवा। अच्छा, क्या हुआ था आज? हमारी बच्ची को शेर उठा ले गया। अच्छा, क्या नाम था बच्ची का? आलमीन। अच्छा, तो क्या हुआ उसमें, कैसे हुआ? खेत में चले गया था घर से। अच्छा, घर के अंदर थी? हाँ। अच्छा, तो यहाँ से उठा ले गया है? हाँ। तो अस्पताल ले गए थे? ले गए थे। तो क्या बताया गया वहाँ पर? वहाँ पे बताते हैं एक्सपायर हो गए। अच्छा, तो काफी दिनों से यहाँ पे तेंदुआ आ रहा था क्या? हाँ, काफी दिनों से आ रहा है। बराबर आवागमन रहता है, लगातार आवागमन रहता है। नाम है आपका? अमजद। कहाँ रहते हैं? बगल में हम इनके घर के रहते हैं। अच्छा, क्या हुआ था आज ये बताइए? हम आज हाथ सेक रहे थे आग पर। हाँ। ठीक है, और यहाँ से पता चला कि आवाज आई, हमें बोल रहे हैं नल के पास से शेर तेंदुआ उठा के ले गया बच्ची को। अच्छा। हाँ, फिर सारे दौड़ते हुए गए। फिर हम इसे आधे गन्ने में पाई, इस गन्ने के पार उस पार। अच्छा। हाँ, बस उठा के लाए हम इसे यहाँ पर। अच्छा, तो क्या हुआ, बच पाई बच्ची? नहीं बच पाई, मर गई बच्ची। हरदोई में भाजपा कार्यालय का घेराव करने जा रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रास्ते में रोका है। हरदोई कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम पांडे के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय का घेराव करने निकले थे कांग्रेस नेता। लखनऊ चुंगी पर बैरिकेड लगाकर पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को रोककर हिरासत में लिया। जबरन रोके जाने से आक्रोशित कांग्रेसियों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। कहा, भाजपा सरकार तानाशाही के बलबूते सत्य को दबाने की कोशिश कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने दी है बड़ी राहत। कांग्रेसियों की पुलिस से भी जमकर हुई नोकझोंक और साथ ही हरदोई में कांग्रेस नेता और पुलिस की नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार हो रहा वायरल। ये ईडी सीबीआई का जो दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, हमारे नेताओं, राष्ट्रीय नेतृत्व के छवि को लगातार उस पर कुठाराघात करने का, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम हो रहा है। हरदोई की जिला कांग्रेस द्वारा हम लोगों ने आज बीजेपी कार्यालय के घेराव का कार्यक्रम प्रस्तावित किया था। हम लोगों को जिला भाजपा कार्यालय न जाने देने से पहले ही जिला कलेक्ट्रेट, जिला प्रशासन द्वारा लखनऊ चुंगी पर बैरिकेड लगाकर रोक लिया गया, जो कि बिल्कुल दुर्भावना से प्रेषित है। मैं चाहूंगा आने वाले समय में हरदोई के जिला प्रशासन को भी ये संदेश आपके माध्यम से जाए कि हम लोग भी मर्यादा के अंतर्गत रहने वाले और माननीय बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानने वाले लोग हैं। लोकतंत्र की हत्या किसी भी तरीके से उचित नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे कार्यालय आ सकते हैं तो हमें भी ये अधिकार है कि हम उनके कार्यालय जाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं।
पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद द्वारा जनपद में पुलिस कर्मियों में अनुशासन, उच्च कोटि की शारीरिक दक्षता एवं टर्न आउट एवं समाज को भयमुक्त बनाने के उद्देश्य से जनपद अमरोहा के प्रत्येक थानों पर साप्ताहिक शुक्रवार की परेड का खुले स्थानों पर आयोजन कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे कि जनमानस को पुलिस बल की मौजूदगी का आभास हो सके। इसी क्रम में दिनांक 19 दिसंबर 2025 को जनपद अमरोहा के प्रत्येक थाना स्तर पर साप्ताहिक शुक्रवार की परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों को शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रखने हेतु दौड़ लगवाई गई व ड्रिल कराया गया। पुलिसकर्मियों को शस्त्र परीक्षण और साथ ही शस्त्र अभ्यास कराया गया व अनुशासन व एकरूपता बनाए रखने एवं विषम परिस्थितियों से निपटने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। भागलपुर एसएसपी उदयकांत सुल्तानगंज थाना पहुंचे और थाना परिसर में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत सीधे आम लोगों से जनसंवाद किया। इस कार्यक्रम में विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार भी शामिल हुए और साथ ही जनसंवाद कार्यक्रम में शहर के विभिन्न इलाकों से आए गणमान्य नागरिकों सहित समाज सेवी ने भाग लिया और साथ ही सुल्तानगंज शहर से जुड़ी समस्याओं को पुलिस प्रशासन के समक्ष बारी बारी से रखा गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने मुख्य रूप से शहर में बढ़ते जाम, यातायात अव्यवस्था, ट्रैफिक नियमों के पालन और साथ ही अजगैबरीनाथ गंगा घाट पर घटनाओं सहित अन्य स्थानीय मुद्दों को भी रखा गया। भागलपुर एसएसपी उदयकांत ने बताया कि जनसंवाद कार्यक्रम में प्राप्त सभी समस्याओं को गंभीरता से मद्देनजर रखते हुए संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को त्वरित समाधान के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने आश्वासन किया कि यातायात व्यवस्था, गंगा घाट पर सुरक्षा और अन्य मुद्दों पर जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने यह भी कहा कि अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है और इसके अलावा अभया ब्रिगेड का गठन किया गया, जो कोचिंग संस्थानों और स्कूलों में छात्रों के साथ समन्वय स्थापित कर मार्गदर्शन का कार्य कर रही। उन्होंने सूखे नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। जनसंवाद में पहुंचे लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। साथ ही पुलिस प्रशासन सोशल मीडिया पेज के माध्यम से भी अपनी समस्याएं साझा कर सकता है। महिला संबंधी मामलों के लिए सुल्तानगंज थाने में महिला पुलिस पदाधिकारी से संपर्क करने की बात कही गई है। जनता दरबार का आयोजन किया गया सर। क्या आज यहाँ सुल्तानगंज थाना में यहाँ पे लंबित कांडों की समीक्षा भी की गई और अभी शाम में यहाँ पे सुल्तानगंज के प्रबुद्ध जनता के साथ संवाद भी किया गया। इनसे थाना क्षेत्र के संबंधित में जो भी समस्या थी, जो भी सुझाव थे, उनके बारे में सब कुछ काफ़ी सूचनाएं इन्होंने साझा किया है और मैंने अपनी टीम को निर्देशित किया गया कि जो भी इनके इनपुट मिला है उस पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए, जो भी समस्या है उसका जल्द से जल्द निराकरण करने के लिए यातायात संबंधित समस्या के बारे में बताया गया। इसके अलावा यहाँ पे नदी में डूबने की घटनाएं होती रहती है, उसके बारे में जानकारी दी गई। तो जो भी बिंदुओं पर इनपुट मिला है उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्राइम कंट्रोल को लेकर के क्या कोई रणनीति, नई तरीके की तकनीक? क्राइम कंट्रोल के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। पुलिस की ये प्राथमिक कर्तव्य है कि जो भी पेशेवर अपराधी है उस पर लगातार हम लोग निगरानी रखते हैं। सीसीटीवी से भी मॉनिटरिंग की जाती है। हम लोग 3 शिफ्ट में प्रातः गश्ती, संध्या गश्ती और रात्रि गश्ती भी निकालते रहते हैं। इसके अलावा अभी अभया ब्रिगेड का भी हम लोगों ने गठन किया है, जो कि विद्यालयों में, कोचिंग सेंटर में जाके छात्रों के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं और आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं। तो काफ़ी हद पे हम लोग, काफ़ी लेयर पे हम लोग कार्य करते रहते हैं और मुझे लगता है इसी कारण से पूरा अपराध अभी नियंत्रण में है। सर, शहर में कुछ जगहों पे सब सूखे नशों की लत से युवा वर्ग प्रभावित हो रहे हैं लगातार। इस तरह की सूखे नशे की समस्या की सूचना जब भी आती है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करते रहते हैं। पूरे भागलपुर जिला में हमारी टीम सतर्क है। यदि आपके पास भी कोई सूचना है तो हमारे पास साझा करें, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करें। ट्रैफिक व्यवस्था कब तक सुदृढ़ हो पाएगी? ये ट्रैफिक व्यवस्था को अभी यहाँ पे जैसे लोगों ने बताया कि कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है, उसकी वजह से भी कई जगह सड़कें सक्रिय हो चुकी है। इसके अलावा कुछ जगह पे बल की प्रतिनियुक्ति की जो आवश्यकता है वो भी किया जाएगा। बड़े वाहनों के शहर में प्रवेश पे भी टाइमिंग पे नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है, तो उसके बारे में भी स्टडी करने के लिए कहा गया है। और टोटो और ऑटो की जो समस्या है, कुछ चौक चौराहे पर उनके वजह से भी जाम लगा रहता है, तो उसको भी स्टैंड से ही खुले और निर्धारित रूट पे चले, उसके लिए भी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया है। मुझे लगता है कि इन सब बिंदुओं पे काम करने के बाद हम लोग ट्रैफिक की समस्या पे आसानी से निजात पा सकते हैं। सर, पहले महिला हेल्प डेस्क हुआ करती थी सर, अब अभी नहीं है तो सर ये महिला हेल्प डेस्क यहाँ पे तैनात है। हो सकता है कि चुनाव के दौरान कुछ स्थानांतरण वगैरह हो गया हो। महिला पदाधिकारी यहाँ पे जो प्रतिनियुक्त है उसी हेल्प डेस्क के लिए भी कार्य करती है।
लक्ष्मण झूला थाना पुलिस और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित नशे की सामग्री रखने के आरोप में एक संदिग्ध साधु सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया है। और आपको बता दें कि आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जिला कारागार पौड़ी भेज दिया है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जाँच और कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान सर्वेश पवार ने बताया कि मुखबिर ने पुलिस और एसटीएफ देहरादून की टीम को सूचना दी कि लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में अंतर्गत जिंदल बगीचा में 6 नवंबर कुटिया में 2 लोग प्रतिबंधित नशीला पदार्थ बिक्री करने का काम कर रहे हैं। सूचना मिलते ही एसटीएफ ने प्रभारी निरीक्षक भवानी शंकर पंत और लक्ष्मण झूला थाना से सब इंस्पेक्टर दीपक मैठाणी पुलिस बल के साथ जिंदल बगीचा पहुंचे। संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कथित बाबा शंकर गिरी और साथी मनीष को 10.70 ग्राम MDM नाम के प्रतिबंधित नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। यातायात पुलिस रुड़की ने कोहरे और रात के समय सड़क सुरक्षा को लेकर वाहन चालकों को सतर्क किया है। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर हरिद्वार पुलिस द्वारा लगातार वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए जा रहे हैं ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। पुलिस ने अपील की है कि जिन वाहनों पर अभी तक रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगे हैं वे नजदीकी दुकान या पुलिस सहायता से तुरंत लगवाएं, क्योंकि एक छोटा सा रिफ्लेक्टर टेप बड़ी जिम्मेदारी निभाता है। एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न स्थानों पर कोहरे और ठंड के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। इसी को देखते हुए रात के समय सड़क पर चलने वाले वाहनों में पर भी रिफ्लेक्टर टेप लगाने का अभियान चलाया गया है और यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। साथ ही कंपनियों में चलने वाले वाहनों के संचालकों पर भी अपील की जाएगी कि वे अपने वाहनों पर रिफ्लेक्टर अवश्य लगाएं ताकि बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। पिछले कुछ दिनों में लगातार खासकर देश के विभिन्न स्थानों में जिस प्रकार की घटनाएं कोहरे को लेकर हुई हैं, हरिद्वार पुलिस भी ऐसे मामलों में लगातार संवेदनशील रही है। पूर्व में हम लोगों के द्वारा इस प्रकार के जो वाहन हैं जो रात के समय पे चलते हैं, खासकर जो गन्ने की ढुलाई को लेके हैं या फिर अन्य जो वाहन हैं जो माल ढोने के काम आते हैं, उन पर रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान हम लोगों के स्तर पर पहले भी पूर्व में चलाया गया था, जिसमें हम लोगों के द्वारा कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं को सामने लाया गया था और उनकी ही मदद से इस प्रकार के प्रयास किए गए थे। इसके साथ ही जो हमने थाना स्तर पर सभी थाना इंचार्जों को सर्कल अफसर एसपी ग्रामीण और सिटी स्तर पर ये सभी को निर्देशित किया है कि जो बड़े मालवाहक हैं और जो फैक्ट्रियों में जो वाहन चलते हैं, ऐसे में जिस भी फैक्ट्री में वो काम करते हैं या जिस भी ट्रांसपोर्टर के यहाँ वो काम करते हैं, उसको इस प्रकार की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए ताकि वो प्रॉपर रिफ्लेक्टर्स के साथ इन वाहनों को वहाँ से लेके जाए। साथ में स्पीडिंग का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए। जिस प्रकार से कोहरा आ रहा है, ओवर स्पीडिंग से कई प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी लोगों से अपील करूंगा कि रात के समय ओवर स्पीडिंग का यूज ना करें और निर्धारित जो हमारी गति सीमा है उसी के आधार पर वाहन चलाएं, तभी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। और बाकी हरिद्वार पुलिस अपनी ओर से पूरे प्रयास कर रही है किस प्रकार से दुर्घटनाओं को न्यूनतम किया जा सके। ऐसे स्थानों को हम लोगों ने जो ब्लैक स्पॉट के रूप में हम लोगों ने चिन्हित किया है, उनको भी हम लोगों के द्वारा सही किया जा रहा है। ऐसे जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उसको मिनिमम करने के लिए जो हमारे प्रयास है वो किए जा रहे हैं। साल का आखिरी स्नान पर्व पौष अमावस्या के अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां गंगा के पावन तट पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। हर की पौड़ी सहित सभी प्रमुख घाटों पर तड़के सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालु दीपदान, दान पुण्य और विधि विधान से पूजा पाठ कर रहे हैं और हर हर गंगे के जयकारों से वातावरण भक्ति में बना हुआ है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। घाटों पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तैनात हैं। वहीं यातायात को सुचारू रखने के लिए डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। पंडित जितेंद्र शास्त्री के अनुसार पौष अमावस्या के दिन गंगा स्नान, पूजा पाठ और दान पुण्य करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण और साथ ही दीपदान और जरूरतमंद को अन्न वस्त्र का दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है।
जय श्री गंगा जी की, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समस्त सनातन धर्म अवलंबियों जानते हैं कि आज अमावस्या की तिथि है और आज अमावस्या विशेषकर अपने पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों को उद्धार करने के लिए आज अमावस्या के दिन प्रातः काल से ही लोग गंगा जी का स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद जो भी श्रद्धालु जानते हैं वो आज अपने पितरों की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए श्री गंगा जी के तट पे तर्पण, पूजन, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करके अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जो भी श्रद्धालु गंगा जी के तट पे आकर के आज के दिन पितरों के लिए पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, उनके पितरों की मोक्ष मिल जाती है तथा पितरों के आशीर्वाद से उनके घर में मान सम्मान, यश, कीर्ति की वृद्धि होती है तथा मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसा लोगों में श्रद्धा, आस्था, विश्वास है। इसलिए आज के दिन पिंडदान पूजा, श्राद्ध कर्म पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जय श्री गंगा जी की। हरिद्वार से जितेंद्र शास्त्री। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की तलवार है, जयपुर राजस्थान। जी, अमावस पे हमारे पितरों को याद किया जाता है। पितरों के लिए अमावस का दिन विशेष होता है। इस दिन इनके नाम से दान पुण्य, पाठ पूजा, तर्पण, पिंडदान वगैरह किया जाता है, जिससे इनकी आत्मा को शांति मिले, मोक्ष मिले और ये अपने धाम को प्रसाद करें। जी, बहुत अच्छा लगा। गंगा में स्नान करने से पाप धुलते हैं कहते हैं, लेकिन जो शरीर के तो धुल जाते हैं, अंदर के विचारों के पाप इंसान को खुद को धोने पड़ते हैं। जिससे विचार शुद्ध रखे इंसान, गंगा को जैसे शुद्ध रखने का करते हैं लोग, वैसे खुद को भी शुद्ध विचारों से करें, अपनी नकारात्मकता को दूर करें गंगा मैया के जैसे। विकासखंड यमकेश्वर के गंगा भोगपुर क्षेत्र में लगे बहुउद्देशीय शिविर के दौरान ग्रामीणों का अधिकारियों पर जमकर गुस्सा फूटा है। कई विभागों पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए प्रभारी जिलाधिकारी को अपनी शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतों का समय से समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। गुरुवार को जन जन की सरकार जन जन के द्वारा कार्यक्रम के तहत प्रशासन गाँव की ओर अभियान का शुभारंभ विकासखंड यमकेश्वर के गंगा भोगपुर मल्ला में किया गया, जिसमें प्रभारी जिलाधिकारी गिरीश गुणवंत व एसडीएम चतर सिंह चौहान तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की समस्या सुनने पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक रेणु बिष्ट शामिल हुए और साथ ही समस्याओं की सुनवाई में ग्रामीणों के निशाने पर सिंचाई विभाग, राजाजी नेशनल पार्क प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सबसे ज्यादा निशाने पर रहा। गंगा भोगपुर निवासी जगदीश प्रसाद राणकोटी और साथ ही 15 जुलाई से 15 अक्टूबर तक सिंचाई विभाग की नहर बंद रहने पर नाराजगी जाहिर की है और साथ ही सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सस्पेंड कराने की मांग की है। पूर्व पंचायत सदस्य यमकेश्वर विनोद डबराल के ने बहुउद्देशीय शिविर को खानापूर्ति का कैंप बताया। उन्होंने कहा कि यमकेश्वर में तेंदुए और भालू का खतरा लगातार ग्रामीणों के लिए मंडरा रहा है और पालतू गौवंश को जंगली जानवर निवाला बना रहे और पार्क प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। सड़क की खराब स्थिति, यमकेश्वर के अस्पताल और डॉक्टर ज्यादातर नाराज रहते हैं और साथ ही अस्पताल में दवाइयों की कमी भी बनी हुई है। क्षेत्र में निर्माण कार्यों के लेकर भी बिक्री, टेंडर में बिक्री और साथ ही विधायक रेणु बिष्ट पर मिली भगत करने का आरोप लगाया है। प्रभारी जिलाधिकारी गिरीश गुणवंत ने बताया कि शिविर में 63 शिकायतों को दर्ज किया गया। ज्यादातर शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। देखिए, मेरा नाम विनोद डबराल है। मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य यमकेश्वर और इस टाइम मेरी पत्नी वहाँ पे जिला पंचायत सदस्य और मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष कोटद्वार अभी था, न्यू वहाँ पे। देखिए, यमकेश्वर में इतनी समस्याएं हैं। ये जो कैंप लग रहे हैं साले खानापूर्ति होते हैं। वहाँ पे सिंचाई विभाग की स्थिति बहुत बुरी है। वहाँ पे जंगली जानवरों का जो आतंक है, वहाँ पे अभी हमारा एक क्षेत्र में पंचुरी न्याय पंचायत पड़ती है, वहाँ पे जंगली जानवर भालू द्वारा लोगों की गौशाला तोड़कर वहाँ पे उनके पालतू जानवरों को निशाना बनाया जा रहा, लेकिन वन विभाग उसमें मूक दर्शक बना। वहाँ पे एक फॉरेस्ट गार्ड पूरे यमकेश्वर को देख रहा है, तो बहुत बुरी स्थिति में। और गुलदार का आतंक हर गांव के में 8-10 गुलदार, मतलब पूरे क्षेत्र में लोग, बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा पा रहे।
ये सबसे बड़ी समस्या है। रोडों की स्थिति बहुत बुरी। अभी नौगांव बुकंडी की रोड देखिए, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यमकेश्वर अस्पताल में डॉक्टर रहते नहीं है, कभी रहते हैं, उन पे दवाई नहीं है। बहुत बुरी स्थिति में पूरा यमकेश्वर है। ये जो खानापूर्ति हो रही है, मैं इसका मैंने अभी यहाँ पे कुछ बातें रखी जो यमकेश्वर में, एक बार और रखी मैंने कि जितने यहाँ पे टेंडर हो रहे हैं, कोई भी सारे टेंडर बिक रहे हैं वहाँ पे, और उसमें स्थानीय विधायक की मिलीभगत के कारण सारा ये काम हो रहा है वहाँ पे। इसकी शिकायत को लेकर आगे भी जाएंगे मौके पे? बिल्कुल जाएंगे। मैं अगर नहीं हुआ तो हम अब आगे किस पे जाए? सारा सिस्टम तो गड़बड़ हो रहा है, किस पे जाए? हमने अभी सिंचाई विभाग का घेराव दुगड्डे में किया था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा वहाँ पे। तो भ्रष्टाचार चरम पे है, और सारे यमकेश्वर को इन लोगों ने पिछले 4-5 सालों में बर्बाद करके रख दिया। महोदय, मेरा नाम जगदीश प्रसाद राणाकोटी है। मैं ग्राम गंगा भूपुर का निवासी हूँ। मैं एक प्रगतिशील किसानों में गिना जाता हूँ, जिन्हें इस समय तक 7 बार तो नगद पुरस्कार मिल चुके हैं और 9 बार प्रशस्ति पत्र मिल चुके हैं। देश के, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शॉल उड़ाकर कृषि पंडित के सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं, पूजनीय मोदी जी हमें। लेकिन इस समय दुर्भाग्य है कि हमारे उत्तराखंड का कि सिंचाई विभाग ने तो इतनी बदतमीजी फैला रखी है कि वर्तमान सत्र में 15 जुलाई को सिंचाई नहर बंद हो गई थी, और जब 15 अक्टूबर को हमारे प्रमुख के प्रतिनिधि हमारे वहां आए, उनको मैंने निवेदन किया, तब 16 अक्टूबर को जाके पानी आया। लेकिन वर्तमान में उसमें कोई बिलदार तो है नहीं, बिलदार नहीं है तो पानी कहां से आएगा? फसलें सब हमारी बर्बाद हो रही है। उसके लिए खेती के लिए बहुत बढ़िया जगह है गंगा भूपुर, लेकिन सिंचाई विभाग की व्यवस्थाओं के कारण से बहुत बुरी तरह से स्थिति खराब हो रखी है। इस प्रकार से आप क्या श्रीमान, ये है कि लोग मतलब जो कुछ पैसा होता है सब निकल जाते हैं। बस इससे 3 महीने, पिछले साल 2 महीने, उससे पहले साल 1 महीने, इस प्रकार बढ़ती जा रही है कि महीनों तक नहर बंद पड़ी हुई है। कोई इनका देखने वाला नहीं है, कोई पैसा, 1 पैसा इनके पास खर्च करने को नहीं है। बस सब अमीलियो कोम्बैया वैसे ही सब इनके पेट में जा रहा है, बाकी हकीकत नहीं कहीं कुछ नहीं। सिंचाई विभाग के नाम पर इतनी बदतमीजी फैली हुई है कि स्वाभाविक है। तो श्रीमान, बूढ़े हम किसी तरह से खींच रहे हैं खेती में, नहीं तो नई पीढ़ी का बच्चा कोई भी खेती करने को तैयार नहीं है। सरकार 50 बोले कि साहब हम खेती में जोर दे रहे हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि भाई पानी देने को कोई सरकार के पास कोई पैसा नहीं है। नहरें खराब हो रही है तो क्या करेंगे? अब जैसे और विभाग से मतलब सब जनता प्रेम से सुन रही थी। सिंचाई विभाग का जब नंबर आए तो हमने कभी प्रश्न करते हैं अधिकारियों से, ये क्या बदतमीजी है? ये अगर 3 महीने तक पानी नहीं दे पाया तो ऐसे विभागों को तो भंग कर देना चाहिए। मुफ्त का वेतन ले रहे हैं ये लोग। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष SN पांडे जी आगमन पर जोरदार स्वागत हुआ। आपको बता दें, प्रयागराज मुख्य अतिथि SN पांडे जी प्रेस क्लब ऑफ उत्तर प्रदेश के 14 दिसंबर 2025 को प्रदेश सचिव दिनेश कुमार सोनकर जी के नेतृत्व में हनुमानगंज प्रयागराज आगमन पर सभी पत्रकार बंधुओं का सम्मान सहित आगमन पर जोरदार राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया गया।
उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।